हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आवाज आ रही है? फटाफट रिप्लाई करो। देन अपन अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। फटाफट रिप्लाई कर दो, आवाज आ रही है? फिर अपन अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। कल की क्लास के अंदर अपने पास में ये फॉर्मूला आया था, लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 - का कॉस फाइव। ठीक है। अब आ जाओ चेक करो ना। इसको ऐसे लिखते हैं, लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू लेमडा सी 1 - का कॉस फाइव। ओके। जहां जो लेमडा सी है ये है एच अपॉन एम नॉट सी। ठीक है। और इसी को बोलते हैं कॉम्पटन तरंग धैर्य। इसी को क्या बोलते हैं अपन? कॉम्पटन तरंग धैर्य। ये याद रखना फॉर्मूला कॉम्पटन तरंग धैर्य का क्या होता है? एच अपॉन एम नॉट सी। ठीक है। हाँ जी, सब जानते हैं कि h का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और ये हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और ये हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद रखनी है। 0.0242 एंगस्ट्रॉम इसका मान होता है। ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास में। अतः लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर 0.0242 1 - cos 5 एंगस्ट्रॉम। ये रिजल्ट हमें मिल गया। ये हमें यहां पर मिल गया। ठीक है। चलो उतार लो जहां तक हो गया था उसके आगे से। चलो उतारो इसे फटाफट। और इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा लेमडा बराबर लेमडा डैश माइनस लेमडा। और ये हो जाएगा 0.0242 1 - cos 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पटन विस्थापन का फॉर्मूला। इधर आप लिख सकते हो ये क्या है? कॉम्पटन विस्थापन। उतारो। इसको कौन सा समीकरण देंगे बता देना, मुझे याद नहीं है समीकरण नंबर कौन कौन से आ रहे हैं। पहले तो ये बताओ इसको कौन सा समीकरण देंगे, फिर इसको कौन सा देंगे। दोनों ही ले लेंगे अपन। बताओ नेक्स्ट समीकरण कौन कौन से होंगे दोनों। 7 8 है ना? इसको 7 देंगे, इसको 8 देंगे।
चलो आ जाओ ना। अब अपन वन बाई वन एक एक केस लेंगे। इधर ध्यान देना सारे के सारे। वन बाई वन एक एक केस लेंगे। आ जाओ। लिख लिया हुआ है तो ना। केस फर्स्ट। अब बाद में उतारना है किसी को, सबको। थोड़ी देर अब बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। केस नंबर फर्स्ट। पहला केस ले रहा हूं यदि फाई बराबर 0 हो, यानी प्रकीर्णन कोण कितना हो, 0 हो, तो समीकरण 7 से, आज समीकरण 7 ये था लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर लेमडा सी 1 - cos फाई। एक बार दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। यही समीकरण था। ओके। तो अब इसके अंदर फाई बराबर कितना रखना है, 0 डिग्री। अगर फाई बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, लेमडा सी, और ये हो गया 1 - cos 0। cos 0 1 हो जाएगा, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर कितना आएगा, लेमडा सी 1 - 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर कितना आ गया, 0। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास में लेमडा डैश बराबर लेमडा। अगर लेमडा डैश बराबर लेमडा हो गया तो चूंकि डेल्टा लेमडा बराबर कितना होता है, लेमडा डैश माइनस लेमडा, तो ये डेल्टा लेमडा बराबर लेमडा माइनस लेमडा, डेल्टा लेमडा बराबर क्या हो गया, 0। कॉम्पटन विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। अगर कॉम्पटन विस्थापन ही 0 है तो कोई कॉम्पटन प्रभाव प्रेक्षित होता ही नहीं है इस कंडीशन में। तो इस अवस्था में कॉम्पटन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। इस अवस्था में कॉम्पटन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कॉम्पटन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। चलो उतार लो इसे ना। चलो हो गया। अब अपन लेंगे फाई बराबर पाई/2। फाई बराबर क्या लेंगे, पाई/2 लेंगे। चलो ठीक है। हाँ जी, केस सेकंड चेक करो। केस सेकंड। हाँ जी, यदि फाई बराबर पाई/2 हो तो आप कह सकते हो समीकरण 7 से। आज समीकरण 7 ये था लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू लेमडा सी 1 - cos फाई। क्योंकि फाई बराबर रखना है हमको पाई/2, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू लेमडा सी 1 - cos पाई/2।
cos पाई बाई टू 0, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर लेमडा सी 1 माइनस 0, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर लेमडा सी। तो यहां से क्या आएगा, लेमडा डैश बराबर आ जाएगा लेमडा प्लस लेमडा सी। यानी ये कह सकते हैं अपन कि प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बढ़ जाती है, यानी इस अवस्था में कॉम्पटन प्रभाव प्रेक्षित होगा। तो अतः प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा की तुलना में अधिक है। अतः कॉम्पटन विस्थापन होगा। चलो, तो ये कॉम्पटन विस्थापन कितना होगा ये चेक करते हैं समीकरण 8 से। आज समीकरण 8 क्या है, डेल्टा लैम्डा बराबर 0.0242 0.0242 1 माइनस कॉस फाइव एंगस्ट्रॉम। हाँ जी, फाइव बराबर कितना रखना है, पाई बाई टू। तो आप कह सकते हो फाइव बराबर पाई बाई टू रखेंगे तो ये डेल्टा लेमडा बराबर आएगा 0.0242 माइनस कॉस पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू जीरो हो जाएगा और एक में से घटेगा तो एक बचेगा, तो फाइनली डेल्टा लेमडा बराबर कितना आ गया, 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया। तो इस अवस्था में कॉम्पटन विस्थापन कितना होगा, ये होगा। तो ये हो गया कॉम्पटन विस्थापन। उतार लो। हाँ जी, एक पेज हो गया। लगभग 15 मिनट के आसपास क्लास हो गई, ठीक है ना। उतार लो फटाफट इसे।
हाँ जी। अब तीसरा केस लेंगे अपन, आइएगा इसी में चेंज करते हैं। पाई बराबर लेते हैं पाई, तो वही समीकरण 7 कर लेना ना। तो यहां पाई रखोगे, कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है। तो ये हो गया आपके पास में 1 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो ये दुगना हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, ठीक है। तो अतः प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा की तुलना में अधिक है, अतः कॉम्पटन विस्थापन होगा। और वही समीकरण 7 लगाएंगे अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस पाई आ जाएगा। अगर कॉस पाई आ गया तो ये 2 हो जाएगा, यानी ये दुगना हो जाएगा। तो ये दुगना हो जाएगा, तो ये 0.484 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और यही कॉम्पटन विस्थापन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम होता है ना। अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन कितना होता है, 0.0484 एंगस्ट्रॉम होता है। उतार लो ऐसे कैसे। यही मैक्सिमम कॉम्पटन विस्थापन होगा।
चलो हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो एक ना, लिखवाता हूं आप लोगों को। कॉम्पटन प्रकीर्णन प्रयोग, कॉम्पटन प्रकीर्णन प्रयोग में 1 एंगस्ट्रॉम तथा 10 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य वाले फोटोन के लिए, तरंग धैर्य वाले फोटोन के लिए तरंग धैर्य में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। चलो बोर्ड पे ही लिख दिया मैंने क्वेश्चन, उतारो क्वेश्चन पहले। चलो आ जाओ ना, पहले समझना पूरा, फिर उसके बाद में उतारना। चेक करो ना, देखो ऐसा है कुछ कॉम्पटन विस्थापन सूत्र से। क्या होता है कॉम्पटन विस्थापन सूत्र? ये होता है डेल्टा लैम्डा बराबर 0.0242 माइनस कॉस फाइव एंगस्ट्रॉम, ऐसा है। चलो अब मेरी बात सुनना, अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन हेतु फाई बराबर कितना होगा? पाई होगा। और जब इसका मान मैक्सिमम होता है तो फाई का मान पाई होता है, तो पाई रखोगे तो कॉस पाई -1, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये दुगना हो जाएगा, तो ये 0.0484 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आ जाओ। अब तरंग दैर्घ्य में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं? सुनो, अधिकतम प्रतिशत बड़ा सिंपल है। देखो ये जो कॉम्पटन विस्थापन हुआ है वो मैक्सिमम कितना है, और जिस वेवलेंथ के लिए ज्ञात करना है उसका डिवाइड करके 100 से गुणा कर दो। मेरी बात सुनना, जैसे मान लो मुझे 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन के लिए मैक्सिमम चेंज देखना है, तो इसमें परिवर्तन अधिकतम बटा जिस तरंग दैर्घ्य के लिए करना है, और गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। अब आ जाओ, इसमें दो क्वेश्चन हैं। 1 एंगस्ट्रॉम हेतु तो तरंग दैर्घ्य में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन, अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन, हाँ जी कितना होगा चेक करो। ये मान कितना है? 0.0484, और नीचे डिवाइड के अंदर कितना है? 1। ऊपर एंगस्ट्रॉम है, नीचे भी एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, तो इससे गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4.84 प्रतिशत आ जाएगा। कितना आएगा? 4.84 प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही 10 एंगस्ट्रॉम के लिए ज्ञात करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, चलो उतार लो ये। आप यहाँ प्रतिशत लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 10 एंगस्ट्रॉम के लिए ज्ञात करके बताओ कितना आएगा। 10 एंगस्ट्रॉम के लिए आप ज्ञात करके बता दो, इतना आएगा। इस पेपर में न्यूमेरिकल बहुत करवाते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करवाते हैं। जितने भी राइटर की बुक्स हैं, सारे राइटर की बुक्स के न्यूमेरिकल करवा देते हैं। चले आगे, अब चेक करना। उतार लिए के, उतार लिया तो अगला ज्ञात कर लो। हाँ जी, 10 का पावर 12। ये क्या आंसर हुआ, 10 का पावर 12। हाँ हो गया ये, आगे चलूं मैं। सेकंड ले लो 10 एंगस्ट्रॉम के लिए, तो 10 कर दो, इधर 10 आ जाएगा, इसमें 10 का और भाग लग जाएगा, तो आंसर सीधा क्या आ जाएगा, मैं बता देता हूं आप लोगों को। 0.0 सॉरी 0.484। उतार लो ना।
हो गया। अब अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, बोल के लिखवाऊंगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, बोल के लिखवाऊंगा इसे मैं। लिखो, एक कार्बन ब्लॉक, कार्बन ब्लॉक लिखो, एक कार्बन ब्लॉक से, एक कार्बन ब्लॉक से 2.0 एंगस्ट्रोम, 2.0 एंगस्ट्रोम तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणें प्रकीर्णित होती है, तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणें प्रकीर्णित होती है तथा प्रकीर्णित फोटोन आपतित तरंगों से, तथा प्रकीर्णित फोटोन आपतित तरंगों से समकोण पर प्रकीर्णित होता है, समकोण पर प्रकीर्णित होता है, तो प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो, तो प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो, तो प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। आइएगा सुनना सारे के सारे। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो जानकारी लिख रहा हूं। सबसे पहले उसने कहा है आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य, पर कुछ लोग इसको लेके कंफ्यूजन हो जाते हैं। कैसे? क्वेश्चन की पहली लाइन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उसने प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य दे रखी है, पर उसने प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य नहीं दी है, उसने आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य दी है 2.0 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसके अंदर पूछी किसकी, प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य तो पूछी है ना। आज समकोण बोला है, यानी प्रकीर्णन कोण आपको कितना दे रखा है, आपको प्रकीर्णन कोण फाई बराबर दे रखा है 90 डिग्री। ओके, दूसरी जानकारी। तीसरी चीज आपसे पूछी है, उसने प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य पूछी है। तो प्रकीर्णित फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है लैम्डा डैश, जो हमको ज्ञात करनी है यहां पर। ओके, तो हम जानते हैं कॉम्पटन विस्थापन सूत्र, हम जानते हैं कि कॉम्पटन विस्थापन सूत्र से, अगर आप कॉम्पटन विस्थापन सूत्र देखोगे तो वो क्या है, डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर 0.02421 माइनस कॉस फाई एंगस्ट्रोम। ओके, तो लैम्डा डैश बराबर क्या आ गया, लैम्डा प्लस 0.02421 माइनस कॉस फाई एंगस्ट्रोम। क्योंकि फाई बराबर कितना दे रखा है 90, तो ये यहां से आ गया लैम्डा डैश बराबर लैम्डा 0.0242 और 1 माइनस कॉस 90। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा डैश बराबर, इसका मान भी रख देता हूं, मैंने रखा नहीं, कितना है 2.0 एंगस्ट्रॉम। ये तो है 2.0 एंगस्ट्रॉम, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.0242 एंगस्ट्रॉम प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य हो गई। ये किसकी तरंग दैर्घ्य हो गई, प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य हो गई। ठीक है, सीधा साधा सा क्वेश्चन था।
चले आगे। हाँ जी सुनना, अब ज्ञात करेंगे अपन प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा। अब आप लोग हेडिंग लगाना, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा। अब 5-7 मिनट बिल्कुल ढंग से देखना, आपको कुछ भी नहीं उतारना है, 2-5 मिनट केवल बोर्ड पर ध्यान देना है, ठीक है। आ जाओ, पूरा बोर्ड भर जाए उसके बाद में उतारना है, ठीक है। कुछ ऐसा है कि ये एक स्थिर इलेक्ट्रॉन है। चलो तो मैं लिख देता हूं, ये है स्थिर इलेक्ट्रॉन। सबको पता है कि जो स्थिर इलेक्ट्रॉन होता है, उस स्थिर इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना होता है, 0, क्योंकि उसके पास में वेग ही नहीं है, रेस्ट पर है, तो उसका संवेग 0 होगा। अब कोई फोटोन है, वो गति करता हुआ आता है, h ऊर्जा का फोटोन, तो ये फोटोन आपतित हो रहा है, तो ये है आपतित फोटोन। और जो फोटोन आपतित हुआ है उसका संवेग कितना है, h/c। चलो अब क्या है, यहां पे डायरेक्शन बना लेते हैं। ये डायरेक्शन ले लेते हैं x डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन y डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गई मेरी x दिशा, ये हो गई हमारी कौन सी दिशा, y दिशा। अब आपको पता है क्या होता है कि जैसे ही फोटोन इस स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो टक्कर के बाद में फोटोन तो क्या होता है, फाई कोण बनाकर प्रकीर्णित हो जाता है। तो ये हो गया प्रकीर्णित फोटोन, प्रकीर्णित फोटोन। और ये प्रकीर्णित फोटोन है, तो प्रकीर्णित फोटोन का संवेग कितना होगा, h/c। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है इस दिशा में, कितने कोण पर, थीटा कोण पर। इलेक्ट्रॉन चला गया थीटा कोण पर, तो ये हो गया प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन, या प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। और इसका संवेग कितना होगा, mv, ठीक है। अब भाई इसके घटक बनाएंगे, इस डायरेक्शन के अंदर क्या घटक होगा इसका, h/c cos phi। और इस डायरेक्शन के अंदर संवेग क्या होगा, h/c sin phi। ये पहले भी बता चुका मैं, एक बार और आ रहा है। ये mv का इस डायरेक्शन के अंदर घटक क्या होगा, mv cos थीटा। और इस डायरेक्शन के अंदर घटक क्या होगा, mv sin थीटा। अब करना क्या है, चेक करो। सबसे पहले क्या करेंगे, x दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो अपन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, हाँ जी, x दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से, तो x दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगाओगे तो क्या आता है, P1 प्लस P2 बराबर किसके आएगा, या फिर ऐसे ही लिख देता हूं, क्यों इतना बढ़ाऊं फालतू, h/c प्लस 0 बराबर कितना आएगा, ये दोनों संवेग जोड़ दो, ये x डायरेक्शन के संवेग है, ये तो पहले भी आ चुका। और ये आ गया mv cos थीटा। एक काम करते हैं, c से गुणा कर देते हैं, तो यहां से h न्यू बचेगा, ये h न्यू डैश cos फाई, और ये आ जाएगा mvc cos थीटा। तो यहां से अपन एक काम करते हैं, mvc cos थीटा बराबर क्या ले लेते हैं, h न्यू माइनस का h न्यू डैश cos फाई। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। चलो y दिशा में लगाते हैं, y दिशा में संवेग संरक्षण नियम से। तो सर संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि टक्कर से पहले का संवेग जो कि 0 है, और टक्कर के बाद दो संवेग है, दोनों अपोजिट है, तो बीच में माइनस ले लेना। तो साइन फाई माइनस का mv साइन थीटा। चलो इसको इधर लिया और c से गुणा कर देंगे, तो ये mvc साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h न्यू डैश साइन फाई। समीकरण नंबर देंगे 2।
अब क्या करना है हमको, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाना है। ऐसे कैसे उतार लो पूरा, ऐसे के ऐसे पूरा उतार लो। आज तो नहीं अटक रही होगी क्लास, क्योंकि कल कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा थी। आज सही चल रहा है बिल्कुल, कभी कभी हो जाती है। जिस दिन ऐसे अटके उस दिन रिकॉर्ड में देख लेना क्लास को।
हाँ जी, आ रही है आवाज। अब इसको सोल्व करते हैं, आगे चेक करते हैं अपन, समीकरण 2 के अंदर समीकरण 1 का भाग लगाते हैं। ओके, देखो कुछ ऐसा है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, चलो भाग देते हैं। अब 2-5 मिनट आप लोग ढंग से बोर्ड पे ध्यान दो केवल, है ना। तो यहां से है MVC साइन थीटा, इसमें डिवाइड लग जाएगा MVC कॉस थीटा। तो नीचे है मेरे पास में एच न्यू डैश साइन फाई, और ऊपर है मेरे पास में एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाई। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा। ओके, हाँ जी, एच कॉमन लेके काट देंगे, तो ये न्यू डैश साइन फाई बट्टा न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। एक काम करते हैं, न्यू डैश का ऊपर नीचे और भाग लगा देते हैं। तो न्यू डैश का ऊपर भाग लगाओगे कट गया, नीचे भाग लगेगा, इसमें तो भाग लग जाएगा, और इसमें भाग लगेगा तो भी कट जाएगा। ओके, समीकरण नंबर देते हैं इसको 3। चलो आगे चलते हैं, आइएगा। हाँ जी, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, 1 - का कॉस फाई। तो इसको आप सी अपॉन न्यू डैश लिख सकते हो, इसको आप सी अपॉन न्यू लिख सकते हो। तो ये एच अपॉन एम नॉट सी 1 - का कॉस फाई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सी कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे भेज देते हैं। तो यहां से ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 - का कॉस फाई। क्या किया है, सी को कॉमन निकाल के इधर भेज दिया, है ना। अब एक काम करते हैं, मुझे तो न्यू अपॉन न्यू डैश सही है, तो मैं क्या करता हूं, न्यू से गुणा कर देता हूं। न्यू से गुणा करने पर, तो जब आप न्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू बट्टा न्यू डैश, इधर न्यू बट्टा न्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो गया एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 - का कॉस फाई। ओके, तो यहां से न्यू बट्टा न्यू डैश, ये 1 इधर आएगा तो 1 हो जाए, सॉरी प्लस में हो जाएगा, और ये एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 - का कॉस फाई। उतारो ऐसे कैसे।
हो गया, इधर का तो ताड़ लिया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं, चेक करना। अब अपन एक काम करते हैं, ये एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर को अल्फा मान लेते हैं। तो माना एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर बराबर अल्फा। तो यहां से आ गया न्यू अपॉन न्यू डैश बराबर 1 प्लस अल्फा 1 माइनस का कॉस फाइव। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास में आया था टेन थीटा बराबर, ये था साइन फाइव बटा न्यू माइनस सॉरी न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस का कॉस फाइव। ऐसा ही था कुछ, है ना, चेक कर लेना, इसी तरीके का था। सॉरी साइन टेन थीटा बराबर, है ना, ये था। तो सर ये टेन थीटा बराबर कितना हो गया, साइन फाइव। इधर मान रखो इसका न्यू अपॉन न्यू डैश का, तो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाइव, फिर है 1 माइनस सॉरी माइनस का कॉस फाइव। चलो इसको कैसे लिख सकते हैं, चेक करना। इसको लिख सकते हैं अपन टेन थीटा बराबर, ये हो गया साइन फाइव, और ये डिवाइड के अंदर हो गया 1 माइनस कॉस फाइव। ये 1 और कॉस फाइव को एक साथ लिख लिया। फिर आगे है अल्फा 1 माइनस का कॉस फाइव। इस 1 को और कॉस फाइव को एक साथ लिखा है ना। अब यहां से क्या कॉमन निकाल लेंगे अपन, यहां से अपन कॉमन निकाल लेंगे क्या, 1 माइनस का कॉस फाइव। इधर से तो 1 आ जाएगा, इधर से अल्फा आ जाएगा। एक फॉर्मूला तो हो गया ये। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। टेन थीटा बराबर, तो यहां से इसको लिख सकते हैं 2 साइन फाइव बाई टू कॉस फाइव बाई टू। ठीक है ना, सब जानते हो, मैथ में फॉर्मूले पढ़ रखे हैं ये। इसको 2 साइन स्क्वायर फाइव बाई टू लिख सकते हो, और ये हो गया 1 प्लस अल्फा। काटा पीटी कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, साइन फाइव बाई टू से साइन फाइव बाई टू कटेगा, कॉस बटा साइन कोट हो जाएगा। तो फाइनली टेन थीटा बराबर कितना आ गया, कॉट फाइव बाई टू बटा 1 प्लस अल्फा। ओके, 2 से 2 कट गया, साइन फाइव बाई टू से साइन फाइव बाई टू कट गया, कॉस बटा साइन कितना हो गया, कोट हो गया। अब थीटा ज्ञात करना है, क्योंकि थीटा ही क्या है, इलेक्ट्रॉन की दिशा है। थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स, और ये हो गया कॉट फाइव बाई टू बट्टा 1 प्लस। तो ये हो गई प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा। ठीक है, उतार लीजिए, उतार लो इसे। हाँ जी, कल 1 मिनट 2-3 मिनट रह गई थी 1 घंटा होने के अंदर, तो कुछ ढिंडोरा पीट रहे थे क्या नाम से कि सर 1 घंटा नहीं हुआ। आज देख लो 1 घंटा क्रॉस हो गया है। मेरी स्क्रीन पे टाइम चल रहा है 1 घंटा 37 सेकंड 38 सेकंड। ठीक है, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो कभी कभी 1-2 मिनट का मत देखा करो ना, ये मान लिया करो कि 1 घंटे तो क्लास होगी ही। चलो हो गया। और अपन कौन सी क्लास के अंदर बातें कर रहे हैं जो अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, अपन पूरा 1 घंटा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पूरा 1 घंटा पढ़ ही रहे हैं अपन। भाई ऑफलाइन क्लास के अंदर तो क्या होता है, 1 घंटे के अंदर 5-7 मिनट बातें भी हो जाती है, ठीक है ना, 2-5 मिनट जल्दी भी छोड़ देते हैं, तो वहां तो 45 मिनट ही क्लास हो पाती है। पर यहाँ पे जो लग रही है उसके अंदर तो कोई बातें भी नहीं हो रही, फटाफट चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ का 1 घंटा वहां के 1.5 घंटे के बराबर हो जाता है फिर।
चलो इसे कंप्लीट कर लो। ये हो गई प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहो।